पीएम मोदी ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि क्यों वो भारतीय राजनीति के धुरंधर हैं और विपक्ष के लोग जो पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे थे अब वो कुछ बोलने लायक नहीं रह गए हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष की राजनीति ही खत्म कर दी है। जिस तरह से विपक्ष मुद्दा विहीन है उससे विपक्ष के लोग उल जलूल आरोप लगाकर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं और बाद में फिर अपनी ही फजीहत करवा लेते हैं। एक बार फिर विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। दर्शकों, राहुल गांधी और विपक्ष के जो लोग ईरान युद्ध को लेकर एलपीजी गैस की कमी और विदेश नीति को लेकर सवाल उठा रहे थे अब वो एक्सपोज हो गए हैं। दरअसल पश्चिमी एशिया के युद्धग्रस्त हॉर्मुज स्ट्रेट से बीते 3 दिनों में ईरान ने जिस तरह से भारतीय झंडे वाले 3 जहाजों को गुजरने दिया है उससे साफ है कि भारत की कूटनीति अब रंग लाने लगी है। जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए तो भारत की चुप्पी पर सवाल उठ रहे थे। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या की निंदा न करने को लेकर कांग्रेस और विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे थे। राहुल गांधी ने भारत की विदेश नीति को बर्बाद कर देने का आरोप पीएम मोदी पर लगाया था। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ये कह रहे थे कि ईरान का साथ न देकर पीएम मोदी ने देश को मुश्किल में डाल दिया है, इसलिए ही देश में एलपीजी गैस की कमी हो रही है। लेकिन दर्शकों, सरकार ने साफ कर दिया था कि देश में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है। लोग पैनिक होकर ज्यादा मात्रा में बुकिंग कर रहे हैं, इसलिए कुछ जगहों पर गैस की कमी हुई थी लेकिन उसे भी जल्द ही ठीक कर दिया गया। वहीं अब देश में ना तो एलपीजी गैस की कमी है और ना ही ईरान भारत से नाराज है। ईरान ने जिस तरह से भारतीय झंडे वाले जहाजों को युद्धग्रस्त हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने दिया है उससे साफ है कि भारत की कूटनीति अब रंग लाने लगी है और अब लग रहा है कि जो कुछ हुआ उसके पीछे पूरी रणनीति थी और अब वो काम करती नजर आ रही है। ऐसे में एक बार फिर पीएम मोदी ने ये साबित कर दिया है कि उनकी लीडरशिप में भारत की विदेश नीति मजबूत है। वहीं आप दर्शक भी मानते हैं कि देश पीएम मोदी के हाथों में सुरक्षित है तो कमेंट में यस और वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखें ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने की मांग के बाद अब विपक्ष की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग और तेज हो चुकी है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्ष के एक नेता ने कहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का प्रस्ताव लाने संबंधित नोटिस में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर राहुल गांधी पर उनके सार्वजनिक हमले और हाल के चुनाव में वोटों में कथित हेरफेर के मामले का उल्लेख किया गया है। संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार को पेश किए गए नोटिस में ज्ञानेश कुमार को सीईसी के पद से हटाने का प्रस्ताव लाने की मांग की गई है। वहीं इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मामले को लेकर विपक्ष को झटका लग चुका है। वहीं पीएम मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है जिसमें प्रधानमंत्री ने उनकी सराहना की है। इसमें अविश्वास प्रस्ताव के दौरान लोकसभा अध्यक्ष के व्यवहार का जिक्र करते हुए लिखा है कि आपने जिस संयम, संतुलन और निष्पक्षता के साथ इन परिस्थितियों का सामना किया वो सराहनीय है। पीएम मोदी ने पत्र में इस बात पर दुख जताया है कि कुछ लोग परिवारवादी और सामंती सोच के कारण लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपने सीमित दायरे में रखना चाहते हैं और नए नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पाते। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि संसद संवाद, तर्क और विचार विमर्श का केंद्र है जहां हर क्षेत्र की आवाज को स्थान मिलना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कई लोगों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के खिलाफ रोक लगाने और 10 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये लोग और प्लेटफॉर्म उनके बारे में अपमानजनक कंटेंट फैला रहे हैं जिसमें उन्हें अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जोड़ा जा रहा है। हरदीप सिंह पुरी की बेटी ने अदालत में 10 करोड़ रुपए का मानहानि का दीवानी मुकदमा दायर किया है। वहीं बीजेपी नेता मुस्लिम आरक्षण को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने पूछा है कि रेवंत रेड्डी क्या पूरे तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं या सिर्फ तेलंगाना के मुसलमानों के सीएम हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि आईएनसी का मतलब इस्लामिक नेशनल कैलिफेट हो चुका है। सीएम रेड्डी को निशाना पर लेते हुए शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया है कि संविधान को भूल जाओ, सिर्फ भाईजान पर ध्यान दो। हैदराबाद में आयोजित इफ्तार पार्टी का वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए शहजाद पूनावाला ने सीएम रेवंत रेड्डी पर आरोप लगाया है कि जुबान पर संविधान, लेकिन ये है तुष्टीकरण के असली भाईजान, ये है वोट बैंक के भाईजान, ये चलाते हैं शरिया की दुकान,
आज रेवंत रेड्डी जी, जो पहले भी कह चुके हैं कि मुस्लिम कांग्रेस की वजह से हैं, वो टोपी लगाकर कैप पॉलिटिक्स यानी कैप्टेटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दर्शकों, चुनाव आयोग ने देश के 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक असम, केरल और पौंडीचेरी में 9 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ 2 चरणों में यानी कि 23 और 29 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। वहीं सभी राज्यों के चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे। लेकिन असम में कांग्रेस में इस्तीफा बम फूट गया। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्राणेश्वर बसुमतारी ने पार्टी में लंबे समय तक सेवा देने के बावजूद खुद को हाशिए पर धकेले जाने का हवाला देते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। सूटिया से पूर्व विधायक बसुमतारी ने अपना इस्तीफा असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई को सौंपा और इसी के साथ ही उन्होंने तत्काल प्रभाव से पार्टी के सभी पदों और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में पूर्व कांग्रेस नेता ने ये कहा कि उन्होंने 2.5 दशक से भी ज्यादा समय तक पार्टी की अलग अलग भूमिकाओं में सेवा की है, जिसमें विधायक और प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष के पद भी शामिल है। आगे उन्होंने अपने पत्र में ये भी लिखा कि पिछले 2.5 दशकों से विधायक और पीसीसी उपाध्यक्ष जैसे अलग अलग पदों पर रहते हुए पार्टी की सेवा करने के बावजूद 2026 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने मुझे किनारे कर दिया। वहीं असम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश बोरदोलोई ने भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने गौरव गोगोई के नेतृत्व में राज्य में पार्टी के मौजूदा कामकाज पर तीखा हमला बोला और सांसद रकीबुल हुसैन पर पार्टी के ढांचे को भाई भतीजावाद और निजी स्वार्थों का मंच बनाने का आरोप भी लगाया। असम के प्रभारी एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह को लिखे एक कड़े शब्दों वाले इस्तीफे पत्र में बोरदोलोई ने यह आरोप लगाया है कि असम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व बेहद निराशाजनक है। उन्होंने ये भी दावा किया कि गोगोई जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और राज्य की जमीनी हकीकतों से कटे हुए नजर आते हैं। बोरदोलोई ने आगे ये भी आरोप लगाया है कि असम में पार्टी का संगठन असल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रकीबुल हुसैन के प्रभाव और इशारों पर चल रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि हुसैन की राजनीति करने के तरीके ने पार्टी के ढांचे को भाई भतीजावाद और निजी स्वार्थों से चलने वाला एक मंच तक सीमित कर दिया है। कांग्रेस में रहे इस अनुभवी नेता के अनुसार पार्टी की मौजूदा आंतरिक कार्य प्रणाली का मुख्य उद्देश्य असम में कांग्रेस के व्यापक संगठनात्मक आधार को मजबूत करने के बजाय हुसैन के परिवार के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित रखना है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले ईमानदार कार्यकर्ताओं, आम कांग्रेस सदस्यों और आदिवासी प्रतिनिधियों के लिए जगह न होने से पार्टी अत्यंत एक ऐसे संगठन में सिमट सकती है जो असम की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले एक व्यापक राजनीतिक मंच के रूप में काम करने के बजाय केवल एक सीमित समूह के हितों की पूर्ति करे। बोरदोलोई ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि गौरव गोगोई के नेतृत्व में अपनाई जा रही मौजूदा कार्यशैली अत्यंत राज्य में कांग्रेस संगठन को कमजोर और छीन भिन्न कर सकती है, जिससे पार्टी के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता निराश हो सकते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि गौरव गोगोई को राहुल गांधी का सबसे करीबी नेता माना जाता है। गौरव गोगोई के भरोसे राहुल गांधी असम में चुनाव जीतने की सोच रहे हैं, लेकिन पार्टी के नेता जिस तरह से इस्तीफा देकर सवाल उठा रहे हैं वो काफी हैरान करने वाला जरूर है। वहीं असम में कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता गिरिंद्र भुइया, जिन्होंने असम की सोनितपुर जिला कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया है। अपने इस्तीफा पत्र में जो असम प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष है गौरव गोगोई को उन्होंने संबोधित किया था। भुइया ने घोषणा की कि वो तत्काल प्रभाव से पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से हट रहे हैं। कांग्रेस के नेता पार्टी की नीतियों से तंग आकर इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन पार्टी को एकजुट करने की जगह हार के बाद राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाकर बचने की कोशिश करते हैं कि कोई उन पर सवाल न उठाए कि उनकी लीडरशिप में क्यों कांग्रेस की करारी हार हो रही है। दर्शकों, बंगाल विधानसभा चुनावों की तिथि की घोषणा के साथ ही भारतीय निर्वाचन आयोग पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ गया है। राज्य में 2 चरणों में मतदान की घोषणा के तत्काल बाद आयोग ने प्रशासनिक स्तर पर भारी फेरबदल करते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और गृह सचिव को उनके पदों से हटा दिया है। इसके कुछ घंटे बाद आयोग द्वारा जारी ताजा आदेश के अनुसार राज्य पुलिस की कमान अब सिद्धनाथ गुप्ता के हाथों में होगी। उन्होंने बंगाल का नया पुलिस महानिदेशक और आईजीपी नियुक्त किया है।
कार्यवाहक डीजीपी पीयूष पांडे को हटा दिया गया है। वहीं एडीजी कानून व्यवस्था को भी बदलकर अजय राणाडे को नियुक्त किया गया है। साथ ही जेल विभाग के डीजी पद पर एन रमेश बाबू को नियुक्त किया गया है। प्रशासनिक सर्जरी यही नहीं रुकी, बल्कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर सुप्रतिम सरकार को भी पद से मुक्त कर दिया गया है। उनके स्थान पर वरिष्ठ आईपीएस अजय नंदा को कोलकाता का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है। अजय नंदा का ट्रैक रिकॉर्ड काफी प्रभावशाली रहा है, विशेषकर माओवादी दमन अभियानों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इससे पूर्व रविवार देर रात को चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को पद से हटाकर दुष्यंत नारीवाला को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया था। साथ ही गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा के स्थान पर संघमित्रा घोष को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। चुनाव आयोग ने ये साफ कहा कि चुनाव हिंसा मुक्त और शांतिपूर्ण बनाने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। इसी मकसद से राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों में बड़े बदलाव किए गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 6 मार्च को कोलकाता में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर अभियान के तहत मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के दावे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। उस दिन कार्यक्रम में भगवा वस्त्र पहने एक व्यक्ति को मीना खान स्थित रामकृष्ण शारदा मिशन का साधु बताकर मंच पर पेश किया गया। दावा किया गया कि साधु का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। साधु ने कहा कि वो मीना खान शाखा के रामकृष्ण शारदा मिशन के अध्यक्ष हैं और पिछले 14 वर्षों से संगठन की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि वो इस उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री से मिलने आए कि एसआईआर प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये शर्म की बात है कि ये निर्वाचन आयोग एक साधु को भी परेशान कर रहा है, जिनका नाम साल 2002 की मतदाता सूची में था। हालांकि इस घटना के एक सप्ताह बाद रामकृष्ण शारदा मिशन ने स्पष्ट किया है कि मीना खान में उनकी कोई शाखा नहीं है और संगठन में ऐसा कोई साधु भी नहीं है। 15 मार्च को अखबारों में जारी एक सार्वजनिक नोटिस में संगठन ने ये साफ कहा कि किसी साधु के उस शाखा का अध्यक्ष होने का दावा पूरी तरह से निराधार और भ्रामक है। वहीं बंगाल में चुनाव की घोषणा के बाद आए पहले ओपिनियन पोल में टीएमसी और बीजेपी में कड़ी टक्कर का अनुमान लगाया गया। दोनों पार्टियों के वोट प्रतिशत में 1-2% का अंतर है। IEANS मैट्रिक्स के ओपिनियन पोल में यह दावा किया गया कि अगर वोटिंग तक बंगाल की जनता का मूड नहीं बदला तो टीएमसी के लगातार चौथी बार जीत दर्ज हो सकती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ेगी, मगर वो सत्ता के करीब पहुंचती नजर नहीं आ रही। वहीं इसी ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस को 43 से 45% वोट मिल सकता है, जबकि बीजेपी प्लस के खाते में 41 से 43% वोट जा सकता है। कांग्रेस, वाम दल समेत अन्य दलों को 13 से 15% वोट मिल सकता है। पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 से तुलना करें तो इस ओपिनियन पोल में बीजेपी के वोट प्रतिशत में करीब 3 से 5% की बढ़ोतरी हो रही है। टीएमसी के वोट प्रतिशत में 2 से 3% की कमी हो सकती है। पिछले चुनाव में टीएमसी को 48.2% और बीजेपी को 38.15% वोट मिले थे। ओपिनियन पोल में अनुमान लगाया गया है कि अगर कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो टीएमसी को 155 से लेकर 170 सीटें मिल सकती है। वहीं 294 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के आंकड़े 147 से कहीं अधिक है। पोल में एनडीए को 100 से 115 सीटें मिलने का अनुमान है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि इस बार बंगाल में उसकी सरकार बन सकती है। दर्शकों, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय ने पूर्व मुख्यमंत्री और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य लोगों की उस अपील को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने एक्साइज पॉलिसी मामले में उन्हें बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई की याचिका को जस्टिस वनकांता शर्मा से किसी दूसरे जज को ट्रांसफर करने की मांग की थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इस मामले से जुड़े सूत्रों के हवाले से ये बताया है कि जस्टिस उपाध्याय का ये मानना था कि जस्टिस शर्मा रोस्टर के मुताबिक ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रही थी और प्रशासनिक स्तर पर केस ट्रांसफर करने का कोई कारण नहीं था। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय ने ये साफ कर दिया है कि केस से खुद को अलग करने का फैसला संबंधित जज को ही लेना होता है। असल में बता दें कि केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक अर्जी दी थी जिसमें उन्होंने दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई
कि पूर्ण विचार याचिका को जस्टिस कांता शर्मा की बेंच से दूसरी बेंच में ट्रांसफर करवाने की मांग की थी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को एक पत्र लिखकर दिल्ली आबकारी नीति मामले की सुनवाई किसी दूसरे बेंच को सौंपने की मांग की है। केजरीवाल का कहना था कि जस्टिस कांता शर्मा की बेंच से इस मामले को हटाकर किसी अन्य बेंच को दे दिया जाए। यह मामला सीबीआई की उस याचिका से जुड़ा हुआ है जिसमें उसने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें इस केस के सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। इनमें केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल है। आपको बता दें कि हाल ही में जस्टिस कांता शर्मा की बेंच ने सीबीआई की याचिका पर केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य लोगों को नोटिस जारी किया था। साथ ही हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी जिसमें मामले की जांच करने वाले सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने को कहा गया था। अदालत ने कहा है कि जांच एजेंसी और अधिकारी के खिलाफ की गई टिप्पणियां फिलहाल स्थगित रहेगी। वहीं दिल्ली शराब घोटाला मामले में कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंच गई है। जज बदलने की मांग पर हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में जज बदलने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल द्वारा हाई कोर्ट जाकर कमान कसने के बाद आम आदमी पार्टी में खौफ का माहौल है। तभी तो नोटिस जारी करने वाले जज पर भी आपके नेता सवाल उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या की निंदा न करके पीएम मोदी ने देश को संकट में डाल दिया है क्योंकि देश में एलपीजी गैस की कमी हो रही है। लेकिन सरकार का साफ कहना है कि एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है। लोग अफवाह ना फैलाएं, लेकिन फिर भी सांसद संजय सिंह ने अपने गृह जनपद सुल्तानपुर में शनिवार को प्रदर्शन किया। उन्होंने गैस चूल्हा रखकर नाली में पाइप डालकर चूल्हा जलाने का डेमो भी किया। यहाँ मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह ने यह भी कहा कि ये संकट प्रायोजित संकट है, ये संकट आया नहीं है, लाया गया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश की जनता को आपके माध्यम से ये पता होना चाहिए। लेकिन दर्शकों, भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है जिसके बाद विपक्ष बोलने लायक नहीं रह गया। दरअसल ईरान ने भारतीय टैंकरों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दे दी है। ईरान ने कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देगा। नई दिल्ली में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहली ने कहा है कि भारत और ईरान क्षेत्र में साझा हित रखते हैं। ईरान के राजदूत ने यह भी कहा कि भारत हमारा मित्र देश है। ऐसे में संजय सिंह जो विदेश नीति और खामनेई की हत्या पर पीएम मोदी द्वारा निंदा न करने को लेकर जो हाय तौबा मचा रहे थे, उन्हें करारा जवाब मिल गया है कि पीएम मोदी द्वारा निंदा न करने के बाद भी ईरान भारत के साथ खड़ा है। ऐसे में पीएम मोदी ने यह साफ भी कर दिया है कि विदेश नीति वोट बैंक को खुश करके तय नहीं होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें